हमारे साथ अब समीप चौहान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। समीप, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ये टेक्निकली न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर और परसिस्टेंट सिस्टम दोनों कैसे लग रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा रिकवरी देखा है इसमें लोअर लेवल से। तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ा लोअर साइड पे, तो वॉल्यूम्स पिक होने बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे ही चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि ये 300 का जो इसका एक इमीडिएट हर्डल है वो बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है। तो हमें लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करना चाहिए। हालांकि ये स्टॉक ने लास्ट 2-3 वीक्स में एक अच्छी खासी रैली दी है, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं, बट यहाँ पे अगर माइनर डिप आती है टुवर्ड 275-270, तो वो वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। राकेश, इस बीच M&M फाइनेंशियल का आप शेयर देखिए, क्वार्टर 4 नंबर्स इसके आए हैं। ये पिछले 2-3 दिन से ना शेयर M&M फाइनेंस का ये वेट कर रहा था शायद अपने नंबर्स का ही, क्योंकि ना तो चल रहा था ना ही टूट रहा था। इसके जो नंबर्स हैं उसमें मुनाफा 411 करोड़ से घटकर सीधा आधा हो गया, 278 करोड़ हुआ है, और आय हालांकि बढ़ गई है, ये 1887 करोड़ से बढ़कर 2123 हुई है। ये चार्ट पे वीक हो जाएगा या फिर थोड़ा लगता है कि पुल बैक देगा? देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। पिछले 2-3 दिनों से जैसे आपने मेंशन करा, साइडवेज था, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर ये स्टॉक नीचे में 334 के नीचे डिसाइसिवली 334 के लेवल्स को नीचे में डिसाइसिवली तोड़ता है, तब इसमें एक शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 322-323 लेवल्स की। अगर ऊपर में डिसाइसिवली 345 के लेवल्स को तोड़ता है, तब एक तेजी का कैंडिडेट है। जैसे आपने बिल्कुल राइटली मेंशन करा, स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे में 334, ऊपर में 345। जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव ब्रेकआउट हो, उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, एक और स्टॉक है NBFC स्पेस का ही, जो अर्निंग्स के लिहाज से फोकस में रहेगा, वो है LIC हाउसिंग का। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 3274 करोड़ से बढ़कर आय करीब 3662 करोड़ रही है, और मुनाफा भी 448 करोड़ से बढ़कर 529 करोड़ रहा है। स्टॉक हालांकि बिल्कुल फ्लैट था पिछले सेशन में, आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। हरी, आपको कैसे लगे LIC हाउसिंग के नंबर्स और क्या रेटिंग है पोस्ट अर्निंग्स? यदि आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखोगे तो LIC ने कंसिस्टेंटली मार्केट के एस्टिमेट्स का आउट परफॉर्म किया है। ऑलरेडी विद दिस न्यू फोकस जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट ने लगाया है, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा रीरेटिंग हो सकता है जहां तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का सवाल है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस लगभग 500-600 रेंज में बहुत महीनों से रहा है, और हमें लगता है कि रिजल्ट्स के बाद शायद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। मिस्टर सेठी, डॉक्टर रेड्डीज को लेकर ना आज फिर से एक नेगेटिव खबर आई है। इसकी एक API यूनिट है श्रीकाकुलम, उसको वापस 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट हुई है और 483 इशू कर दिया गया है। मैं इस पूरी ऑब्जर्वेशन में अंदर एक चीज सिर्फ राहत की बात देख पा रहा हूँ, वो ये है कि क्वालिटी को लेकर कंसर्न नहीं जताता है, बल्कि रिकॉर्ड्स को लेकर बताया गया है कि कंपनी अपने रिकॉर्ड को भी मेंटेन नहीं कर रही है। पिछली बार भी यही ऑब्जर्वेशन में फाइंड आउट हुआ था, इस बार भी हुआ है। कम से कम क्वालिटी को लेकर नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस बार का जवाब शायद इसको 483 को कैंसिल करवाने में हिम्मत रखता है। ये प्लांट इंपॉर्टेंट भी बहुत है। एक बार बताएंगे कि कितना असर आएगा, क्योंकि ये खबर ऐसा लग रहा है कि एक रूटीन जैसी खबर है। प्लांट हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, ऑब्जर्वेशन तो आ गई। ये तो पहले से इतना टूटा हुआ शेयर है, अंडरवैल्यूड है। कई लोग तो कहते हैं बेस्ट बाय है, फार्मा में लेना चाहिए तो डॉक्टर रेड्डीज को ही लेना चाहिए। बिल्कुल डिम्पी, ये जो खबर है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो बाजार में कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बाकी जितने भी फार्मा कंपनीज हैं वहाँ पे आए दिन ये US FDA से नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है, उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। बट अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो इन लेवल्स पे डॉक्टर रेड्डी अच्छा लगता है। मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों को इन लेवल्स पे डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करनी चाहिए। जी, आज एक IPO भी ओपन हो रहा है, उसकी बात करते हैं। वो है एस चांद के IPO का। हालांकि जो अलग अलग ब्रोकर हाउसेज हैं उनका व्यू मिक्स था इस IPO के सब्सक्रिप्शन को लेकर, और इसमें OFS भी है और साथ ही साथ फ्रेश इशू भी है। लेकिन जो फंड कंपनी को मिलेंगे वो करीब करीब 300-325 करोड़ के आसपास रहेंगे। हालांकि 19 एंकर इन्वेस्टर ने जो रकम जुटाई है वो 200 करोड़ से ज्यादा की इस IPO के जरिए 670 के प्राइस पर ये रकम जुटाई गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है हरी कि इसका इनफैक्ट जो सीधा कंपैरिजन है वो नवनीत पब्लिकेशन से किया जा रहा है। कामकाज के लिहाज से, वैल्यूएशंस के लिहाज से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नवनीत पब्लिकेशंस जो है वो बेटर प्लेस्ड है। आपका व्यू क्या है नवनीत पब्लिकेशंस पर भी, और साथ ही एस चांद के IPO को लेकर आपने सलाह क्या दी है? रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे?
थोड़ा कॉशियस हमने बताया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस काफी रिच लग रहा है। देखिए जहां तक नवनीत का सवाल है, नवनीत का एक बहुत बड़ा डोमिनेशन जिसे कहते हैं हम स्कूल और यूथ पब्लिशिंग में है। चांद इज अ लिटिल मोर इनटू व्हाट आई कॉल हायर ग्रेड पब्लिशिंग, जहां पे मार्केट काफी छोटा हो जाता है। तो आई थिंक जिस तरह से वैल्यू किया है स्टॉक को करंट आईपीओ प्राइस में, मुझे लगता है कि शायद से वैल्यूएशन थोड़ा फुल्ली वैल्यूड एक इमेज दे रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पोस्ट लिस्टिंग आपको अपसाइड जो पोटेंशियल है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो गिवन अ चॉइस में आप भी कस्टमर्स को कहूंगा कि आपको पब्लिशिंग में खरीदना है तो रादर बाय नवनीत दैन बाइंग चांदन कंपनी। राकेश, आप दो शेयर देखिए, एक तो स्वराज इंजन का चार्ट देखिए और दूसरा सुज़लोन का। सुज़लोन पे एक अच्छी ट्रेडिंग बेट दे रहा है, ये तो काफी हद तक तय हो गया। आज एक खबर आई कि एफसीसीबी होल्डर्स को इन्होंने करीब 2.25 करोड़ शेयर जारी भी कर दिए। कल एक ब्लॉक डील भी हुई थी 20 रुपए 80 पैसे के रेट पे। एक तो मेरे को सुज़लोन बताइए, क्या 22 रुपए का टारगेट रख के एक से 2 दिन में कुछ मूव मिल जाएगा? अभी एफएनडो का शेयर भी 30,000 के लॉट के साथ। दूसरा स्वराज इंजन जिसके नंबर्स आए हैं, मुनाफा 117 से बढ़कर सीधा 150 करोड़ को पार हो गया, आय भी बढ़ी है और अबीटा मार्जिन भी बढ़ा है। अबीटा भी बढ़ा है, मार्जिन के पेपर्स नंबर्स में अबीटा भी बढ़ा है। ऑपरेशन वो करीब 20 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ हुआ है। ये कम वॉल्यूम वाला शेयर है। एक तो स्वराज इंजन और एक ज्यादा वॉल्यूम वाला शेयर सुज़लोन एनर्जी, दोनों पे आपकी राय? देखिए एडीपी दोनों पे राय पॉजिटिव है। स्वराज इंजन नए हाइस पे खड़ा हुआ है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, किसी के पास है तो होल्ड करे, कोई नई बाइंग करना चाहता है तो भी लंबी अवधि का नजरिया तो बाइंग करनी चाहिए। सुज़लोन ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है एडीपी 19 रुपए 80 पैसे के ऊपर। टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा हुआ है बाय करने के लिए 30+ के टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाना चाहिए। एक बड़ी रेंज से स्टॉक निकल रहा है और 30 रुपए के लक्ष्य के लिए हमारी इस पर बाय कॉल है। 19 तरह के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि खरीदना चाहिए। ठीक है, तो सुज़लोन और स्वराज इंजन दोनों पर व्यू दिए। स्वराज इंजन के इनफैक्ट जो नतीजे हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, तो एक अच्छी ओपनिंग वैसे भी स्टॉक की एक्सपेक्टेड है। ओपनिंग अच्छी आज मार्केट्स की भी हो सकती है क्योंकि क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से अच्छी है और एसएक्स निफ्टी अभी भी 20 पॉइंट्स की बढ़त के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। बड़े एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई। आनंद राठी का मानना है कि लंबी अवधि के नजरिए से बाजार अच्छा लग रहा है। अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सुन लेते हैं उनका व्यू। आज की अर्निंग्स कैसे आएगी इसके ऊपर रुख आगे रहेगा, पर ब्रॉडली रुख जो है पॉजिटिव है। और ये एक्सपेक्ट करना है कि भाई हर वीक या हर महीने मार्केट ऊपर जाए वो ठीक नहीं है। ये मार्केट जैसे स्ट्रेंथन होते हैं, बढ़ते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट टू से दैट इन 3 months 6 months इट विल कीप ऑन गोइंग, that may not be the correct thing to say. मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा आज भी 2-3 साल के लिए जिसको इन्वेस्ट करना है, दिस इज गुड टाइम टू इवन एंटर द मार्केट। इनफैक्ट एडलवाइस सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट और सीईओ मिस्टर विकास खेमानी से भी हमने बातचीत की और उनका भी मानना है कि ग्लोबल जो टेंशंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क थी वो थोड़ा सा कम हुई है। अर्निंग्स बड़ी कंपनियों की स्ट्रांग आई हैं और ग्लोबल सेटअप अच्छा हुआ जिसकी वजह से तेजी आई और शायद ये तेजी सस्टेन हो। उनका व्यू भी सुन लेते हैं। मेरा व्यू काफी पॉजिटिव ही है। जो चेंजेस हो रहा है आई थिंक बिल्कुल जिस हिसाब से यूरोप के नतीजे आए हैं और क्वार्टरली सीजन चल रही है और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टोरी है और लिक्विडिटी सिचुएशन है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म करेक्शन कभी मार्केट एलिवेटेड होते हैं तो कभी भी आ सकता है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर स्ट्रक्चरल स्टोरी है उसके ऊपर वो काफी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मार्केट्स के बड़े एक्सपर्ट्स यही बात बताते हुए कि बाजार में लेकर अभी भी कन्विक्शन की कोई कमी नहीं है, बाजार अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी होगी और बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। इसके बारे में आज हम सुबह से ये बात को बता रहे हैं, आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। कुछ एक और शेयर जहां पे न्यूज फ्लो है, मिस्टर सेठी बॉम्बे रेयन एक बार आप देख लीजिए, इसने कुछ एक शेयर इश्यूज किए हैं और बैंक के लोन कन्वर्जन के लिए करीब 48 लाख शेयर जो इन्होंने जारी कर दिए। सीडीआर के तहत ये रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जो शेयर इश्यू किए जा रहे हैं। बॉम्बे रेयन थोड़ा डेट है, इसको उतारना चाहती है। अब आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी सर? मिस्टर सेठी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? डिम्पी, ये मेरे से सवाल है, आपसे सवाल है सर। बॉम्बे रेयन को लेकर है, सीडीआर के तहत ना इन्होंने कुछ बैंक का कन्वर्जन हुआ है, ये 48 लाख शेयरों का कन्वर्जन है। ये कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है?
देखिए न्यूज फ्लो हो सकता है पॉजिटिव हो और आज इसमें थोड़ा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिले, बट डेफिनेटली इस सेक्टर में दिस वुड नॉट बी द स्टॉक टू इन्वेस्ट। मेरी राय में टेक्सटाइल स्पेस में बहुत ज्यादा अच्छी कंपनियां हैं, तो मेरी राय में इस कंपनी को लंबी अवधि के लिहाज से तो मैं एक अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और जो अच्छी कंपनी इसी स्पेस में है जैसे अरविंद है या फिर सेंचुरी टेक्सटाइल्स है, रेमंड है, इस तरह की कंपनी में निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर रेड्डीज की बात की थी, लेकिन कल फार्मा स्पेस के दो स्टॉक्स तो सबसे ज्यादा फोकस में थे, या फिर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी दिखा रहे थे, बायोकॉन और दूसरा सिंजन। थर्सडे शाम को इन दोनों कंपनियों के अर्निंग्स आएंगे, लेकिन बोनस की अनाउंसमेंट आ सकती है। ये एक ट्रिगर है जिसने कल एक तेजी को ट्रिगर किया। बायोकॉन ने 1165 पर अपने लाइफ टाइम हाइस पर यह स्टॉक बंद हुआ। समीत, कैसे लग रहे हैं आपको टेक्निकली बायोकॉन और सिंजन? देखिए, पहले अगर बायोकॉन की बात करें तो ये स्टॉक ने लास्ट 1-1.5 साल में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, एक काफी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन दिया हुआ है। हालांकि लास्ट 1-1.5 महीने से हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे थे और कल हमने एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा था, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन ड्यू है, सो उसकी पॉसिबिलिटी हमें ज्यादा लग रही है। प्राइस वाइज करेक्शन इसमें ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि इसके जो हायर डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें लग रहा है कि ये कल हमने एक अच्छी खासी सर्च देखी है, बट कहीं ना कहीं 1200-1210 के आसपास ये स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं ये स्टॉक में। तो अगर यहाँ से एक 4 से 5% का यहाँ से मूव आता है तो हमारा यही मानना होगा, शॉर्ट मत कीजिए, बट अगर आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन ली है तो थोड़ी हल्की करनी चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हमें लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए स्टॉक कंसल्ट होता है। सिंजन की बात करें तो सिंजन में थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी कम रहता है, बट कल हमने एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा था, तो इसमें थोड़ा फॉलोअप बाइंग देखना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक ऐसे वॉल्यूम के साथ 560 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो इसमें हम पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं 585 की तरह। ठीक है, आप सीधे चलते हैं न्यूज रूम। पूजा त्रिपाठी वहां से जुड़ चुके हैं जो आपको ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे। बताएं पूजा आप। गुड मॉर्निंग। आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी की राय है और आज भी जो फोकस है वो एनबीएफसी स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बोनांसा कैपिटल ने बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय दी है। कल स्टॉक में अच्छी तेजी थी और आज ये स्टॉक 2950 के जो लेवल्स है वो भी तोड़ सकता है। खरीदारी करने की राय होगी 2850 का स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे खरीदारी करके चलिए 2960 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और अगले कॉल में इन्होंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है 750 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 715 का सुझाव दे रहे हैं। इंट्राडे में करीब 3% की मजबूती आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब इन्वेस्टर पॉल से कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं। इन्होंने बजाज फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय दी है। कल भी स्टॉक में अच्छी तेजी थी, करीब 6% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी और आज भी 1370 के लेवल से ही छू सकता है। स्टॉप लॉस 1330 का लगाने की राय होगी। यूपीएल लिमिटेड ये अगला इनका बाय कॉल है। 825 के लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 799 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इंडसइंड बैंक अगला बाय कॉल है। 1480 तक के लेवल से स्टॉक भी देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 1443 का। इंट्राडे में यहाँ पर भी आपको करीब 2 से 3% की तेजी इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकती है। अब आईडीबीआई कैपिटल के कुछ व्यूज ले लेते हैं। एक्सिस कैब्स इनका बाय कॉल है। यहाँ पर 5% की मजबूती आज इंट्राडे में देखने का अनुमान है। 177 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। 166 का स्टॉप लॉस लगाइए। और एसबीआई में अगला इनका बाय कॉल है। यहाँ पर इनका मानना है कि 294 तक के लेवल्स इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने मैग्मा फिनकॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है 128 के लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस होगा 116 का। अगले कॉल में उन्होंने डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है। 190 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में और 171 का स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं। और सुजलॉन इनका अगला बाय कॉल है। यहाँ पर खबर भी है कि एससीसीबी को कुछ शेयर जारी किए जाएंगे। 23 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में और स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपए का। ठीक है, शुक्रिया पूजा आपका ये ट्रेडिंग चॉइसेस बताने के लिए। लेकिन इसके अलावा डिम्पी, इनफैक्ट आपने आईडीएफसी बैंक के अर्निंग्स भी देखे होंगे। मुझे लग रहा है कल इंडियन बैंक चला था, आज आईडीएफसी बैंक का दिन हो सकता है। बिल्कुल चलना चाहिए क्योंकि उसके नंबर्स आप देखिए, मेरे को सिर्फ 2 ही आंकड़े सबसे पसंद आए। उसके ग्रॉस एनपी हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पर है। आप 7% का अगर ग्रॉस एनपी रखते हैं उसको घटाकर सीधा 3 कर देते हैं, वो भी इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में। और दूसरा नेट एनपीए जो करीब 0.5-3% के आसपास था वो घटकर करीब 1.25% हो गया। आप मत जाइए इसके नंबर्स में प्रॉफिट पे, नेट इंटरेस्ट इनकम पे, क्योंकि आजकल बैंक सिर्फ एनपी से ही कनेक्टेड है। प्रॉफिटेबिलिटी वो सेकेंडरी हो गया है। मिस्टर सेठी, आप आईडीएफसी के अंदर ये तो तय है कि आज ये गैप के साथ ही खुलने वाला है, इसमें तो कोई दो राय लगती नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद भी एक निवेशक को रखना चाहिए? ये पोस्ट नंबर के बाद जो तस्वीर अभी उभर के आई है,
ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ट्रस्ट का लेवल है IDFC पे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल डिम्पी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो आज मेरी टॉप पिक्स है उसमें IDFC बैंक को ही सजेस्ट किया था और मेरा आज का टारगेट वैसे 63 रुपए का था। ये सिर्फ आज के लिए था, बाकी अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो एक बहुत अच्छे अपसाइड्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बैंक बहुत अच्छा कर रहा है और एक बहुत एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, और दूसरा नई बैंक होने के कारण जो एक ज्यादा बैगेज भी नहीं है NPS का, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है लंबी अवधि में वी कुड सी लेवल्स ऑफ 90 रुपीज और 100 रुपीज ऑन दिस स्टॉक, अगर किसी का साल से 1.5 साल के समय का व्यू है। ठीक है, तो जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है इतना ही और बढ़ सकता है अगर आप थोड़ा सा समय देंगे, ऐसा मिस्टर सेठी मानते। इंडियन बैंक पर भी कमेंट लेंगे जो कल 13% चला, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं टुडेज ट्रेड का। टुडेज ट्रेड में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ही। पिछले 2-3 सेशंस के जो स्टॉक्स रहे हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिफ्लेक्ट हुआ है। HOCL फ्राइडे को दिया गया था, वो कांस्टेंट चल रहा है। कल भी जो शेयर आपको रेकमेंड किया गया था वहां भी अच्छी मजबूती हमने कल के सेशन में देखी थी, AVT नेशनल प्रोडक्ट्स। आज भी एक ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई किया गया है, कौन सा शेयर है डीपी बताइए। STC इंडिया पे आप नजर रखें, 188 का टारगेट, 174 का स्टॉप लॉस है। एक सरकारी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बनाई गई है और ये भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है। 173-175 का मजबूत बेस है जो मेरे को आंकड़े दिए। उसमें एक और चीज बताई गई है कि लंबी अवधि का कर्ज कंपनी पे नहीं है। आजकल बाजार को वो चीजें बहुत पसंद आती है जहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल से घिरी हुई कंपनीज होती है, जैसे कर्ज, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ को लेकर डाउट, तो ये इसके साथ नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल रहा है। कुछ एक का प्रोडक्ट के साथ इन्होंने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया, जैसे कि काजू पर्टिकुलरली, इसके अंदर इसका एक्सपोर्ट का बेस काफी तेजी से बढ़ गया है। सरकारी विनिवेश की रडार पे भी है ये कंपनी। MMTC और STC दोनों ही ये कंपनी है। MMTC यूजली बुलियंस के लिए या फिर मेटल्स के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, लेकिन एग्री का जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो STC के तहत होता है। तो STC इंडिया पे नजर रखें, विनिवेश का भी बड़ा कैंडिडेट है ये। 188 का टारगेट होगा इस पे जी। तो STC यानी स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आज का टुडे स्ट्रेट, जहां पे 188 के टारगेट दिए जा रहे हैं, 174 के लेवल्स पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लेकिन हम इंडियन बैंक की बात कर रहे थे हरी, कल अगेन अर्निंग्स का ट्रिगर था, नंबर्स अच्छे हैं, जिसके बाद एकाएक स्टॉक में स्पर्ट आया, करीब 12-13% बढ़कर बंद हुआ। और अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कुछ रिसर्च हाउसेस की ओर से रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में ये तीसरा मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद वैल्यूएशन वाइज ही काफी रिच लग रहा है इंडियन बैंक। 309 के लेवल्स पर आ चुका है। मुनाफा समेट लें ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जिन्होंने पोजीशंस बनाई हुई है इंडियन बैंक में, या फिर अभी भी यहां से आपको स्कोप नजर आ रहा है? देखिए मोमेंटम तो फेवरेबल लग रहा है, और यदि आप PSU बैंकिंग स्पेस में देखोगे तो इंडियन बैंक, जैसा हमने कल रिजल्ट्स में भी देखा, सीम्स टू वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स। इन्होंने अपने NPA प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, दे नॉट अलाउड द NPAs टू ग्रो, और इन्होंने अपना जो NIMs है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का पॉजिटिव मोमेंटम भी बरकरार रखा। तो आई थिंक यदि आप मिड कैप बैंक की बात करोगे तो मुझे लगता है कि शायद से इंडियन बैंक इज वन बैंक जहां पर मुझे एक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली से इफ यू आर लॉन्ग ऑन इंडियन बैंक, होल्ड कीजिए। हाँ, नई पोजीशन बढ़ने की जरूरत नहीं है, पर यदि आप होल्ड कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ एक और शेयर है जिनमें अभी शॉर्ट कवरिंग आना बाकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। TS हरिहर हैं, विकास सेठी हैं, समीर चौहान हैं और राकेश बंसल हमारे साथ हैं। SGX निफ्टी अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। ज्यादातर ये शेयर बाजार भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले अर्निंग्स की, आज एक बड़ा नंबर आना है, उस पर अब बात करते हैं, यानी एक्सिस बैंक। नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से नंबर्स की बारीकियां लेकर अंचल मौजूद है। बताइए अंचल, कैसे नंबर्स रह सकते हैं एक्सिस बैंक के? शुक्ला नेपाली, कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक की केस में प्रेशर रह सकता है। क्वार्टर के दौरान ग्रॉस NPAs बढ़ सकते हैं और मुनाफे पे एक भारी डंट लगता हुआ दिखेगा।
देखिए एनआई बैंक की करीब 1% ही बढ़ने का अनुमान है। एज सच फ्लैटिश नोट पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम रहेगी और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है जो एफसीएनआर का भुगतान किया है बैंक ने, उसकी वजह से एनआई पे प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी स्लगिश है, तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल नंबर्स पे आता हुआ दिखेगा। इसके बाद प्रोविजनिंग की अगर आप बात करें, देखिए दो अलग अलग पैरामीटर से प्रोविजनिंग कंपेयर करिए। अगर आप वाई पहले प्रोविजनिंग को देखेंगे पिछले साल के मुकाबले इस बारी प्रोविजनिंग करीब 180% बढ़कर आ सकती है और ये लो बेस का इंपैक्ट सीधे तौर पे मुनाफे में रहेगा। हाँ, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो करीब 14% कम हो जाता है। बहुत मेजर कट नहीं हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रोविजनिंग में, बट हाँ एक स्लाइड डिप है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज जरूर रहेगी गोइंग फॉरवर्ड Q1 FY18 के लिए। यही मुनाफे की बात करें, 60% बैंक का मुनाफा गिरता हुआ दिखेगा और उसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा कारण है 180% जो जंप हुए प्रोविजनिंग वाई बेसिस पे। और लास्ट ग्रॉस एनपीएस पे नजर रखिए, 5.22% से बढ़ के 6% रह सकते हैं इस बार ग्रॉस एनपीएस। स्लिपेजेस बढ़ती हुई दिखेंगी, करीब वॉचलिस्ट में ऑलमोस्ट 1271 करोड़ के लोन्स हैं और इसमें से एक बड़ा तबका स्लिपेजेस के तौर पर नया आता हुआ दिखेगा। तो नेट एसेट क्वालिटी प्रेशर में रहेगी, मुनाफे पे दबाव रहेगा एक हाई प्रोविजनिंग की वजह से और फ्लैट एनआई रहेगी एफसीएनआर की इम्प्रूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये तो अंचल ने बताया, लेकिन डिम्पी अगर हम जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की ओर से भी अर्निंग्स की जो रिपोर्ट आई हैं उनका कहना यही है कि क्रेडिट कॉस्ट क्योंकि एलिवेट हुई है उसकी वजह से जो अर्निंग्स है वो अंडर प्रेशर रह सकते हैं, लोन ग्रोथ सिंगल डिजिट में रह सकती है। लेकिन स्टॉक को देख के लग तो नहीं रहा कि शायद नंबर्स खराब आने वाले हैं, या फिर ये डिस्काउंट करने का तरीका था क्योंकि कल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला बैंकिंग स्टॉक था एक्सिस बैंक। ये कल हमने मेरी से भी सवाल पूछा था कि क्या एक्सिस बैंक किस तरह के नंबर्स ले रहा है, बाजार इसको पहले से डिस्काउंट करके चल रहा है और कल क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग है इससे पहले, नंबर से पहले क्या एडजस्टमेंट है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ पहले से बैंक का ये तो समझ में आता है कि बैंक के नंबर्स तो खराब आएंगे। अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है, जितने भी नंबर्स आए हैं जिसका भी एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स खराब आएंगे, मार्केट ने उसके ही ज्यादा रिएक्शन दिया। आप माइंडट्री देख लीजिए, आप इन्फोसिस देखिए, भले वो टूटा एक दिन था 4%, लेकिन उसका 920 में टूटा। और हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक के भी नंबर्स अगर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं अगर से थोड़ा से स्लाइटली भी बेहतर आ गए ना तो शायद एक्सिस बैंक भी नहीं टूटेगा। और एक और चीज है जो कि राकेश भी आपको बता देंगे, एक्सिस बैंक के 500 की इंपॉर्टेंस। राकेश बताइए, टेक्निकली 500 की इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत ज्यादा थी और ठीक नंबर से पहले कल जो उसने 16 रुपए जोड़े हैं ना, ये ठीक 500 में ही जोड़े हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद एक बार जो रिजल्ट्स प्ले करने वाले हैं उनको जरा सचेत रहना पड़ेगा। ये तो उम्मीद है कि खराब नंबर्स आएंगे, अगर ये थोड़ा भी बेहतर हो गया तो शायद आज 940 ना हो जाए। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट नीचे में 488, 490 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है देखिए ऊपर के ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा लगते हैं। कल भी स्टॉक का हाई 520 का था, इन स्तरों के ऊपर कल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है और उस ब्रेकआउट के शॉर्ट टर्म लक्ष्य 538, 540 के बैठते हैं। एक और चीज मैं इसी एक्सिस बैंक में ऐड कर दूं और डेरिवेटिव्स का, अप्रैल के अंदर इसमें शॉर्ट कवरिंग है, 50% का डिलीवरी बेस है जो कि 3 नंबर से पहले बेहतर समझा जाता है। रही बात मई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यहां पर ताजा खरीदारी है। तो अभी तक जो आंकड़े हैं वो शायद कुछ और स्टोरी कह रहे हैं और जो नंबर्स आने वाले हैं इसमें जो क्या डिस्काउंटेड है ऐसा माना जा सकता है, काफी तक बोला जा सकता है। इस चांस को देखते हुए क्या नंबर आने के बाद एक्सिस बैंक ज्यादा रिएक्शन आपको दिखाएगा। बिल्कुल, कल 516 के लेवल्स पर दिन के ऊपरी स्तर पर यह स्टॉक बंद हुआ था। लेकिन 2 छोटे स्टॉक हैं हरी, आपके कमेंट्स लेंगे इन पर और एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद ये अच्छी मजबूती दिखाए। पहला स्टॉक तो रहेगा HFCL का, यानी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन खबर यहां पर काफी पॉजिटिव है। खबर यह है कि BSNL ने नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन के लिए करीब 2800 मोबाइल टावर्स कंपनी लगाएगी, इसके लिए HFCL को ऑर्डर दिया है। तो एक तो ये स्टॉक छोटी वैल्यू का स्टॉक है, लेकिन क्योंकि खबर है तो शायद स्विंग आज के सेशन में आता हुआ दिखे, इसलिए आपके कमेंट्स चाहिए। और दूसरा है स्टरलाइट का, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का न्यूज फ्लो है कि सेकेंड वीक ऑफ मई में कंपनी इन्विट लॉन्च कर सकती है और करीब 2650 करोड़ कंपनी इन्विट्स के जरिए रेस कर सकती है। PTI के थ्रू ये खबर आई है। तो स्टरलाइट टेक और साथ ही साथ HFCL अगर आप ट्रैक करते हैं दोनों शेयर्स तो आपके कमेंट्स चाहिए।
देखिए HFCL एक जमाने में अपने मार्केट का एक महारथी हुआ करता था और पिछले 15 साल में जहां तक मुझे याद है HFCL ने मार्केट को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो मैं तो ये स्टॉक पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक का फितर ऐसा है कि आपको लगभग 3-4 महीनों के लिए अच्छा न्यूज से इंटरेस्ट कराता और उसके बाद डिसअपॉइंट कराता। तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द लास्ट 15 इयर्स और मैं ये स्टॉक पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। जहां तक स्टरलाइट टेक का सवाल है, मैं आपसे सहमत हूं कि जो INVIT का एक प्रपोजल है ये बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आप IRB के केस में देखिए, आई थिंक INVIT मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड टू रीपे अ लॉट ऑफ देयर एक्सटर्नल डेट, और मैं मानता हूं कि दैट इज समथिंग इवन स्टरलाइट टेक में डू, तो काफी हद तक इनका डेट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। एंड आई थिंक दैट शुड बी पॉजिटिव एज फार एज स्टरलाइट टेक इज कंसर्न। ठीक है, इस बीच एक शेयर आज एफ&ओ कर्व में आया और एक्सपायरी का ही शेयर है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समित आप देखें, वह इंडो काउंट आज कई दिनों बाद फिर से फंस गया एफ&ओ बैन के अंदर। इसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि बैन में फंसा है तो कुछ बड़ा मूव ही करके जाएगा। ये मूव किस तरफ का है, ऊपर का या फिर नीचे का? ओवरऑल देखिए तो लास्ट 3 वीक में स्टॉक ने कुछ नहीं किया, एक कंसोलिडेशन चल रहा है। रेंज काफी उसकी श्रिंक हो गई है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 197, 198 बन गया और नीचे 788 जैसे आता थोड़ी बहुत बाइंग आती है। इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें एक्टिविटी कैसे होती है, बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने की है, बट उसके लिए हम वेट करेंगे 197, 198 वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो। जी मिस्टर सेठी, कल आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा का मूव देखा होगा। कल क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई थी जो कि रूरल ग्रोथ पर, ट्रैक्टर सेगमेंट पर काफी बुलिश थी और इसीलिए उन्होंने 1250 से जो टारगेट्स उनको रेस करके 1500 के किए थे। आज एक और खबर है स्टॉक पर, वो ये है कि सब्सिडी ने महिंद्रा ऑटोमोटिव में निवेश किया है और महिंद्रा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी 100% हिस्सा लिया है। तो चलिए, एक तो ये न्यूज फ्लो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगले एक साल का अगर कोई नजरिया लेकर चले तो ये 20% या फिर उससे ज्यादा की ग्रोथ डिलीवर कर सकता है? बिल्कुल, दीपाली बेहद ही एक शानदार कंपनी है और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, मारुति वगैरह है, उनके कंपैरिजन में काफी सस्ता ट्रेड करता है। स्टॉक में पिछले 2-3 महीनों में अच्छी एक बढ़त देखी गई है, बट मुझे लगता है लंबी अवधि में यहाँ से बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड देखे जा सकते हैं। सो आई वुड बी कंफर्टेबल विद 20% इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। हरी, ये वेदांता के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि कल केन इंडिया की ट्रेडिंग हट गई है, एक कैश से हटी है। फ्यूचर्स हालांकि ये अवेलेबल होंगे, एक तो एक्सपायरी हो जाएगी, कल उससे हट जाएगा केन इंडिया एक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। कल की कैलकुलेशन ये कहती थी कि 7 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन कल जो मूव आया है ना, ये 3 बजे हमने हमारी जो जानकारी दी थी संदीप ने, उसके बाद ये सडन मूव इसके अंदर आता हुआ दिखा। आप वेदांता को अब क्लब होती हुई बड़ी कंपनी देख पा रहे हैं। पहले सेसा गोवा था, वो जुड़ गया, अब इसके अंदर केन जुड़ गया। ये वेदांता ठीक है, इस लेवल्स पे ठीक लग रहा है सब कुछ, बिजनेस जो मर्ज हो रहा है इसके अंदर। मुझे लगता है कि जो लार्जर गेम प्लान है अग्रवाल साहब का कि आप सारे कमोडिटीज को कंबाइन करके कॉन्ग्लोमरेट बने, जैसे आपके एंग्लो अमेरिकन ग्रुप है साउथ अफ्रीका में, या BHP है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कमोडिटी ग्रुप्स में से है। आई थिंक आज की तारीख में वेदांता ऐसा ग्रुप बन गया। इन्होंने केन लेके इनके पोर्टफोलियो में तेल आ गया। आई थिंक हिंदुस्तान जिंक लिया, उसके पहले सेसा गोवा लिया। तो आई थिंक इन्होंने जिस तरह से एक कमोडिटी का ब्रॉड बेस पोर्टफोलियो बनाया है, इससे बड़ा फायदा ये होगा कि इनका जो मॉडल है वो डी-रिस्क हो जाएगा। अभी इनके पास मेटल्स भी है, एलॉयज भी है, एल्यूमिनियम भी है, ऑयल भी है। तो इवन इफ वन ऑफ द सेगमेंट इज इनटू अ डाउन साइकिल, दूसरा सेगमेंट में नफा बन जाएगा। तो आई वुड बिलीव दैट वेदांता का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छा है। शॉर्ट टर्म देयर आर कंसर्न्स बिकॉज ये स्टॉक लगभग 75 के लेवल से रैली करके 240 तक आया है, बट लॉन्ग टर्म मैं मानता हूं कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। जी, लेकिन कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने के बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स भी चल रहे थे, क्योंकि जिस तरह के GRM रिलायंस इंडस्ट्रीज के आए हैं उसके बाद अब इन कंपनियों के अर्निंग्स को भी लेकर होप्स जो है स्पेशली GRM फ्रंट पर वो काफी बढ़ गई हैं। लेकिन मिस्टर सेठी, इस बार के क्वार्टर को लेकर, अर्निंग ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस नहीं थी, लेकिन RIL के नंबर्स के बाद कोई स्टांस आप चेंज करेंगे क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? और कल का रनअप जो दिखा स्पेशली IOC, BPCL जैसे स्टॉक्स में, उसे आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल दीपाली, आयरन के नंबर्स के बाद पूरे जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है उनमें एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन कल देखने को मिला और मुझे लगता है ये जो स्ट्रेंथ है ये आजकल भी देखी जानी चाहिए। बीपीसीएल वुड बी माय प्रेफर्ड बेट। और इसके अलावा जो सेकंड रैंक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जैसे चेन्नई पेट्रो है, वहां पे एक बहुत अच्छी बढ़त नजर आती है, तो आई वुड लाइक टू गो विद दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है समित, आज के आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या है? कौन से शेयर आप जोड़ रहे हैं आज के ट्रेडिंग के लिए? देखिए पहला होगा कैस्ट्रॉल, जिसने मंडे को हमने प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था। कल हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी देखी, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। काफी टाइम के बाद ये 440 से बाहर आया हुआ है, तो हमें लग रहा है इसमें आज अच्छी खासी बाइंग दिख सकता है। 463 का टारगेट होगा, 432 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा बात सीमेंट्स में होगा, जिसने कल एक डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है, तो इसमें 1430 के टारगेट के लिए हमारी खरीदारी की सलाह होगी। 1304 का स्टॉप लॉस होगा। और थर्ड बात बजाज ऑटो में होगा, जो हम लास्ट 2-3 वीक से देख रहे हैं। हालांकि लास्ट 2 दिन में अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं हम। सो 3030 के टारगेट के लिए हम रेकमेंड करना चाहेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2850। ठीक है, ग्रुप हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं। चलते हैं न्यूज रूम अंचल के पास। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज कहीं ना कहीं सिप्ला पे रहेगी। एम्बिट की एक नई रिपोर्ट आई है सिप्ला पे। सेल की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य दिया है 500 रुपए का डाउन साइड टारगेट दे रहे हैं। और रिपोर्ट का पैक सिर्फ एक है, पैक है जो हाल ही में टेवा ने यूएस में आदविर की दवा लॉन्च की है। देखिए सेम दवा सिप्ला ऑलरेडी यूएस में बेचता है और जो टेवा की लॉन्च की हुई दवा है उसका भाव सिप्ला के कंपैरिजन में 75% कम है। और ये एक बड़ा डेंटिंग फैक्टर बन सकता है सिप्ला के लिए, क्योंकि उसी मार्केट में ज्यादा सस्ती दवा मिलना ये ओवरऑल प्राइसिंग प्रेशर कंपनी पे डाल देगा और एक स्लैश से कंपनी को अपने दाम घटाने पड़ सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है यूएस आदविर के लिए, करीब $350 करोड़ का मार्केट है। और यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर इस दवा के लिए मिलना ये सिप्ला के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा फाइनेंशियली भी, और इसका एक डाउनसाइड इंपैक्ट शेयर पे भी आता हुआ दिखेगा, ऐसा एम्बिट मानता है। दूसरी और विप्रो के नतीजों के बाद दो ब्रोकर्स ने अपनी राय रखी है। सबसे पहले सीएलएसए ने साफ तौर पर बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है। लक्ष्य स्लाइटली ट्रिम किया है, 600 रुपए से स्लाइटली ट्रिम करके 590 किया है। और ट्रिम करने का सिर्फ एक कारण है, जो Q1 के लिए गाइडेंस दी है उसकी वजह से। अदरवाइज Q4 के नंबर्स अच्छे हैं और सीएलएसए मानता है एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं। 5 साल में पहली बार कंपनी ने अपनी गाइडेंस को बीट किया डॉलर रेवेन्यूज के टर्म्स में, और ये पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। दूसरी ओर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने विप्रो के ऊपर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है। टारगेट रिवाइज किया है, 480 से बढ़ाकर अब 500 कर दिया है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स के नंबर्स के बाद सीएलएसए ने बाई की रेटिंग को अपनी मेंटेन रखा है। लक्ष्य उन्होंने इंप्रूव किया है, 415 से बढ़ाकर अब 500 टारगेट दे रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। और परसिस्टेंट सिस्टम्स के केस में बाई रेटिंग सीएलएसए ने अपनी मेंटेन रखी है। टारगेट 900 से घटा के 870 किया है, लेकिन अभी भी उनका मानना है स्कोप है और यहां से शेयर और चलता हुआ दिखेगा। यूबीएस की एलआईसी हाउसिंग के ऊपर रिपोर्ट आई है नतीजों के बाद। बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है, 750 का लक्ष्य दे रहे हैं। एनआईएम स्ट्रांग रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। एसेट क्वालिटी एक और क्वार्टर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करा है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता हुआ दिखेगा, ऐसा यूबीएस मानता है। लास्ट रिपोर्ट एमएनएम फाइनेंशियल के ऊपर यूबीएस की रिपोर्ट आई है। सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 270 का टारगेट दे रहे हैं। नंबर्स वाई बेसिस पे वीक है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है। इकलौती सिल्वर लाइनिंग ओवरऑल नंबर्स में थी हाउसिंग फाइनेंस कारोबार, जिसने ऑलमोस्ट 48% की ग्रोथ रही है। गोइंग अहेड बाकी कारोबारों को ग्रो करना एक चैलेंज रह सकता है, ऐसा यूबीएस मानता है। जी शुक्रिया अंचल आपका ये रिपोर्ट बताने के लिए। क्विकली मिस्टर सेठी, सिप्ला पर आपके कमेंट्स क्या हैं? देखिए जो न्यूज फ्लो है वो तो नेगेटिव है और मुझे लगता है स्टॉक में काफी दबाव भी देखा जा रहा है। तो फॉर राइट नाउ ऑल द वैल्यूएशंस अच्छे हैं, बट मुझे लगता है अभी भी दबाव बना रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो कुछ भी इसमें मुझे नहीं लगता कि एक अपसाइड्स देखने को मिलेंगे, बट अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन अभी इन लेवल्स पे अच्छे लगते हैं, तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है राकेश, पीडीलाइट आपको कितना ठीक लग रहा है? आज क्या ये 730 की रेंज को पार कर जाएगा, 50 तक पहुंच जाएगा? ये 20 दिन का बड़ा कंसोलिडेशन है। देखिए काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जैसे टिम्पी आपने बोला 750 तक जाने का बिल्कुल ये स्टॉक दमखम लगता है। ठीक है, तो पेट्रोलाइट 727 के लेवल्स पर क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। 9 बजे हैं, शिबजा लाइव को यहीं रोकेंगे। अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट रेट की। सबसे पहले हेडलाइंस। आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज फिर से एक बार अच्छे संकेत, और आज इनफैक्ट दीपाली मैं सोच रहा था कि आई थिंक बुल्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आज कि उन्हें रनअप कहाँ
कहाँ पर देना है। आप एमसीडी के नंबर्स देखें, अगर इलेक्शन के जो रुझान आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की टैली में बुल रन चल रहा है। अगर आप दलाल स्ट्रीट को देखें तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स में बुल रन देखने को मिलेगा, आज एक नया हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज है कि जो ओपनिंग सेशन होगा वो होगा बुल्स के नाम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में रैली है, एशियन मार्केट्स गेन कर रहे हैं, एजेक्स निफ्टी बढ़त दिखा रहा है, सेंसेक्स आज नया रिकॉर्ड हाई टच करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक और फैक्टर अब यहाँ पर ऐड हो गया जो कि सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव कर रहा है। अर्निंग्स तो हैं ही डेफिनेटली, लेकिन एमसीडी के जो पोल के अब तक रिजल्ट्स है उसमें बीजेपी लीड कर रही है। तो सेटअप आज एक बार फिर से अच्छा है, 30,000 के लेवल पर नजर रहेगी। और अगेन ये ध्यान रहेगा कि क्या आज इंडेक्स 9350 के लेवल्स को पार करके 9400 के लेवल्स को अप्रोच करने के लिए एटलीस्ट कुछ सेटअप बनाता है या फिर नहीं। विप्रो पर फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि जो नंबर्स हैं बारिंग रेवेन्यूज हर पैरामीटर पर अच्छे रहे हैं। हालांकि जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्वार्टर बेसिस पर कंपनी गाइडेंस देती है और अगले क्वार्टर के लिए जो गाइडेंस दी है वो थोड़ी सी निराशाजनक है। और एक चीज और है कि यूएस में अगर आप विप्रो का आइडिया देखेंगे तो वो कल 1% की डिप के साथ बंद हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान दें विप्रो के शेयर पर या फिर कॉशियस रहें। इंडिकेटिव एक्शन में इस बीच ओपनिंग हुई है और 12 अंक ऊपर निफ्टी 9317 के लेवल्स पर, सेंसेक्स 20 पॉइंट्स ऊपर आज ट्रेड है। ये बहुत शुरुआती लेवल्स हैं, इसीलिए थोड़ी देर बाद इन लेवल्स को देखेंगे। आज विप्रो के अलावा एक्सिस बैंक, एनबीएफसी स्पेस से एलआईसी हाउसिंग, एम&एम फाइनेंशियल, इन स्टॉक्स पर फोकस होगा जहां पर नंबर्स आ चुके हैं, नंबर्स बेटर आए हैं तो एक अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। एक्सिस बैंक पर इसलिए ध्यान देना होगा कि नतीजा आज एक्सपेक्टेड है और नतीजों से पहले कल ये स्टॉक जोरदार मजबूती लेकर बंद हुआ था 3 से 3.5% की बढ़त के साथ। आईटी पॉकेट, इनफैक्ट ये सुबह आप कह भी रहे थे कि आईटी स्टॉक्स पर ध्यान देना होगा। क्या ये विप्रो का एक इम्पैक्ट होगा पूरे आईटी शेयर पर, या फिर इसलिए भी आईटी कंपनीज खुश हो सकती हैं क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से टैक्स रिडक्शन को लेकर कुछ एक अनाउंसमेंट लाइकली है? अगर ऐसा हो तो एक पॉजिटिव ही होगा। ये दोनों ही संकेत अच्छे हैं। देखिए आईटी के लिए ये दोनों ही संकेत अच्छे हैं, लेकिन मैं ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कह रहा था 64.19 पर इस बीच रुपये खुला है। अब देखिए 64.19 की ओपनिंग रुपये की हुई है तो ठीक तेजी देखने को मिली है यहाँ पर शुरुआती रुझान में। लेकिन आईटी के लिए जो मैं कह रहा था तो इसलिए कह रहा था कि एक तो विप्रो के जो नंबर्स हैं वो एक ब्रीदर देगा पूरे आईटी स्पेस को कि चलिए सारी कंपनीज के लिए सब कुछ खराब नहीं है। अब देखिए विप्रो करीब 5.5% ऊपर है, खैर बोनस का भी ट्रिगर है यहाँ पर। और दूसरा जो आपने कहा कॉर्पोरेट टैक्सेस इसमें कटौती, तो ये एटलीस्ट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है तो आईटी सप्रेस्ड है और वो फ्रस्ट्रेशन आईटी में जिनने भी ट्रेड इनिशिएट किया है या फिर पुरानी पोजीशन है उन सबकी ये फ्रस्ट्रेशन है कि सेंसेक्स आपका नया हाई पे जाने वाला है, निफ्टी ने नया हाई बना दिया, आईटी क्या कर रहा है। तो वो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बहुत बार आपके इंडेक्स को आईटी इंडेक्स को एक शॉर्ट टर्म फ्लिप दे सकती है जो कि आज हो सकता है, बट विप्रो विल हैव टू लीड एंड होल्ड ऑन, जो कि इस समय वो कर रहा है। इंडिकेटिव एक्शन में 7.5% ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है और ज्यादातर एक्सपर्ट से मानते भी हैं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस में रिडक्शन हुआ तो एक ब्रीदर मिल सकता है आईटी कंपनीज को, क्योंकि तमाम वो कंपनियां जिनकी यूएस में विजिबिलिटी है उनके अर्निंग्स को एक बूस्ट मिल सकता है इस स्टेप के बाद। अब देखिए आज सुबह इनफैक्ट जो हमारी बात हो रही थी दीपाली, अब निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में 9330 के ऊपर है और 9350 का जो लेवल हमने बात कर भी रहे थे कि 9350 हो सकता है आज रेडार पर रहे ट्रेडर्स की। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सेंसेक्स। सेंसेक्स अब देखिए ये इंडिकेटिव टिक्स में इसने नया हाई बना दिया है, 30,024 का प्रीवियस हाई था, तो सेंसेक्स इंडिकेटिव टिक्स में ऑलरेडी नए हाई पर है। तो ठीक है मार्जिनल बट एन हाई इज अ हाई, सो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। रही बात रुपए की तो ये भी अगस्त 2015 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पर इस समय है। अब इस सेटअप के साथ और इसमें फिर आप जोड़कर देखिए जो बीजेपी की टैली है एमसीडी, आई एम नॉट सेइंग कि इसका इंपैक्ट पूरे दिन रहेगा मार्केट पर अब इससे बेहतर आपको क्यूज क्या मिल सकते हैं इन लेवल्स पे। तो फॉर द टाइम बीइंग जो वैल्यूएशंस की कंसर्न थी, जो लोग टिपिकली जो नए शेयर्स थे कि कल से ज्यादा बेटर सेटअप है आज के ओपनिंग से। बिल्कुल बिल्कुल कल से बेटर सेटअप इन टर्म्स ऑफ कि आज सेंसेक्स का हो जाएगा, बिकॉज ये फ्रस्ट्रेशन थी कि सेंसेक्स का नया है बना नहीं है, निफ्टी ने बना दिया, 2 बार बना दिया इनफैक्ट, तो वो दैट विल बी आउट ऑफ द वे। बिल्कुल सेंसेक्स इंडिकेटिव एक्शन में ऑलरेडी नए रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग और स्पेशली आज एक बार फिर से जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी 56 पॉइंट्स की बढ़त दिख रही है सेंसेक्स में, लेकिन फास्ट मनी शो में हर रोज ठीक 7:30 बजे हम आपको 20 ट्रेड्स बताते हैं, क्विकली उन ट्रेड्स को रिविजिट कर लेते हैं।
पहला स्टॉक जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया वो है एशियन पेंट। मैं समझता हूं कि एक्सपायरी से पहले पेंट कंपनी एशियन पेंट में एक्टिविटी बढ़ सकती है। आज के लिए टारगेट है 1114 का, स्टॉप लॉस 1090। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक और डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ा हुआ शेयर, 548 का टारगेट, 533 का स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो में शामिल करें। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 500 करोड़ की QIP को मंजूरी दी बोर्ड ने, 262 का टारगेट रहेगा आज के लिए, 252 का एक स्टॉप लॉस। एस चांद का IPO खुल रहा है। एजुकेशन सेक्टर और पब्लिकेशन से जुड़ी कंपनी नवनीत एजुकेशन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं आप। 170 का टारगेट रहेगा, 166 का स्टॉप लॉस। बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल स्ट्रॉन्ग हुई, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बना है। आज का टारगेट है 57.5, स्टॉप लॉस 54.8 का आपको लगा कर चलना है। ताज जीवीके की होटल शेयर्स पे डबल खरीदारी है, मोमेंटम कॉल रहेगी आज के लिए, 184 का टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस। बॉम्बे रेयन ने शेयर इशू को मंजूरी दिया, CDR के तहत ये शेयर इशू किए जाएंगे। 138 का टारगेट है, 128 का स्टॉप लॉस। पिडिलाइट और इंगरसोल ब्रांड पे भी आप अपने पोजीशंस पॉजिटिव साइड पे रख सकते हैं। बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को, 595 का आज के लिए टारगेट है, 575 का स्टॉप लॉस। मैंने विप्रो के साथ शुरुआत करी थी, अच्छे नंबर्स आए और उसके साथ साथ बोनस का एक ट्रिगर है, 1:1 बोनस आया है, उस वजह से 506 के टारगेट के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। वेदांता कल से किन इंडिया के साथ मर्जर पूरा हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कल लेटर ऑफ द डे में काफी अच्छा मूव आया था, 240 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। ग्लासकोट इंजीनियरिंग यहाँ पे कुछ बड़े सौदा हो सकता है इस कंपनी में, 15% के आसपास का वो एक ट्रिगर है, 53.5 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करके चले। IDFC बैंक एसेट क्वालिटी में तेज सुधार देखने को मिला है, तो नंबर्स के दम पे आज 62 तक के गुण को अप्रोच करें। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर नंबर्स तो अच्छे हैं ही, उसके साथ साथ 350 रुपए का जो मैक्सिमम बायबैक का प्राइस है वो इस कंपनी के लिए ट्रिगर है। आज के लिए 300 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक पेन, क्योंकि आज एजुकेशन स्पेस की कंपनी का IPO खुल रहा है एस चांद का, तो उसका जो फायदा है बाकी कंपनी में भी देखने को मिलेगा। वो ड्रीमिंग वैल्यूएशन पे ये IPO आ रहा है, 320 का टारगेट लेके खरीदारी करें। वर्धमान पॉली टेक्सटाइल शेयरों में काफी अच्छी गेंस है और 3 दिन से मोमेंटम जारी है। आज के लिए 79 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जो सेलकोल है USFD के और इनको दिक्कतें कुछ आई हैं, और सिप्ला के लिए तो टेवा ने एक जो इनके एडवेयर का एक जेनरिक वर्जन लॉन्च किया है, उसका एक जो इम्पैक्ट का देखने को मिलेगा। सिप्ला में 540 का टारगेट लेके बिकवाली करें। डॉक्टर रेड्डीज में श्रीकाकुलम को लेकर जो दिक्कतें जारी हैं उस वजह से 2595 के आसपास के जो जोन है वो नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। और बतौर सुपर हिट स्वराज इंजन्स नंबर्स काफी पॉजिटिव आए हैं, उसके दम पे तेजी बनेगी। 1700 का टारगेट लेके इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं आज के लिए। तो ये वो पिक्स थी जो आज सुबह हमने आपको रेकमेंड की थी, लेकिन अब रुपया 64.06 पर है। तो जो बुलरन जिसकी हम बात कर रहे थे रूपाली, इसमें इंडेक्स बीजेपी की पहली, अब रूपी पीछे क्यों रहे, तो रूपी हैज जॉइन द बैंड वैगन 64.06 पर, ऑलमोस्ट हिटिंग 64। जमाल मैकले हमारे साथ जुड़े हैं। जमाल, मॉर्निंग टू यू। एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सो वी वर डिस्कसिंग बिफोर यू जॉइन कि बुल्स विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि दलाल स्ट्रीट पे बुल रन करना है, बीजेपी की जो इलेक्शन की टैली है वहां पर बुल रन देखने को मिल रहा है, and now you have rupee also surging. Well, they are all linked, right? I mean, the reason the rupee is why does something go up? The rupee is going up because there is more demand for rupees. Why is there more demand for rupees? Because there is very strong investment inflows. Why is there very strong investment, which also is why the Wall Street is going up? And why is there more investment inflows? Because people feel the political stability with the BJP's victory in UP has been very, suggests things are going to be very good here. Now, generally it's a good thing, but there is a problem, because ultimately at this level exports will really start suffering. Not only exports, but also domestic manufacturers. The problem is that, one of the other elements talking about the BJP election victory, one of the forces that were significant was the demonetization. Now, one of the side effects of demonetization is that there is so much liquidity that RBI cannot intervene. Because if they were to buy dollars to prevent the strengthening of the rupee, it would push liquidity into the market. So, meaning nothing comes for free. So in some senses, this extra strength of the rupee, which could actually create problems in the economy, is also the result of the tactics used by BJP to win the election. Okay. So I'm saying where it goes now remains to be seen. जी मिस्टर मैकले, जब लास्ट आपसे बातचीत हुई थी लास्ट टाइम, तो आपने कहा था कि वी मे हैव टू लिव विद अ स्ट्रॉन्गर रूपी, और वो रिफ्लेक्शन हमने देखा भी है पिछले सेशंस में। क्या ये स्टेटमेंट अभी भी आप होल्ड करते हैं और कितनी लाइकली चांसेस आपको लगती है 63-62 तक के भी जाने की? I think it is 64.05. Breaking 64 is a matter of sneezing, right? So there is no way of telling. I think ultimately RBI needs to make some stuff. The only thing we can do now is to make some structural changes. But in the mean, which would be to get different kinds of people into the FX market
So maybe they will see attractiveness in buying dollars at this level. But right now, as long as the other thing that could happen is, this is also being driven by super enthusiasm globally, right? Now there could be anything, because what has happened 2 days ago was that everybody believed that Marine Le Pen will not win in France, right? So there are lots of other forces now. Anything destabilizing offshore will certainly turn things back very sharply, right? Because right now everybody is in this game. As you said, 100%. Absolutely. So anything turning the other way could create a sharp rebound, but whether it will come and when it will come, I don't know and you don't know. Jamal, last question to you. In fact, now one actually spoke in the wheel could be the rising tension or stress between North Korea and US. It may not culminate into a conflict per se, but the sheer pressure of rising stress between these two countries. In fact, हमने देखा है कि US has sent a submarine close to North Korean shore, और वो war mongering काफी चल रही है. Can it have impact on dollar? Of course, all these things, right? See, it is not a matter of impact on dollar. It's a matter of impact on investment enthusiasm. What happens to the dollar, I don't know. If people suddenly get nervous globally for whatever reason, whether it is North Korea, whether it is Europe, because it may is the second round. Let's say there is a surprise, and Marine Le Pen does win. I don't know, right? That could turn things around, but it is not turning and I'm not saying what will happen to the dollar. We are not strong because the dollar is weak. We are strong because people believe that the world is in a path of strong growth and India is a good place to go. Right? And which is, like I said, those are positive things, right? But it creates difficulties in management. Alright, Jamal, thanks for joining us. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. तो आपके लिए इस समय अगर आपने जी बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपके लिए हेडलाइन यही है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही एक नए हाई पर खुल सकते हैं, बिकॉज निफ्टी 9336 पर है, रेडार पर 9350 है, और सेंसेक्स पिछले प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर रुका है. इंडिकेटिव टिक्स में 30,024 का प्रीवियस हाई था, 30,025 इनफैक्ट, और ये 30,030 पर है. हमने रुपए पर काफी अच्छा मुंह देखा है इस समय, और ये इनफैक्ट 10 अगस्त 2015 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है. और साथ ही स्टॉक्स में अगर हम देखें जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है तो विप्रो ने बहुत अच्छा रुझान दिखाया है नंबर्स के बाद. बाकी कई काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. लेकिन अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए कुछ और अहम खबरें भी हैं. एक बार संदीप के पास चलते हैं, सुनते हैं. संदीप बताइए. देखिए, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जो आधार है वो अब अनिवार्य होता हुआ दिखेगा. यानी कि जैसे पहले ITR के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य किया गया था, अब शेयर ट्रेडिंग के लिए भी अनिवार्य हो सकता है. ऐसा NSDL के हवाले से खबरें निकल के सामने आई है. दरअसल सेबी के निर्देश के ऊपर ये जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं. बजट में इस चीज की घोषणा हुई थी कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आधार से लिंक किया जाना चाहिए. उसको वो जो अनाउंसमेंट है उसे पूरा करने के मद्देनजर ही सेबी ने जितने भी डिपॉजिटरीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने जो पार्टिसिपेंट्स यानी कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को ये सलाह दें कि अपने जो डीमैट अकाउंट है उनको आधार कार्ड से लिंक करें. देखिए, जो नए ग्राहक जो कि डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं उनके लिए तो ये अनिवार्य है ही कि वो अपना डीमैट अकाउंट जो अपना आधार कार्ड है उसे सबमिट करें KYC के तौर पे. लेकिन जो पुराने ग्राहक है जो ऑलरेडी डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं उनको भी ब्रोकर्स की ओर से ये जो सलाह है वो दी जाने की शुरुआत कर दी गई है कि वो अपना जो आधार कार्ड है उसे अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करें. NSDL की ओर से अगर आप देखें तो एक जो ऑनलाइन फ्रेमवर्क है उसकी भी तैयारी चल रही है. इससे डायरेक्टली जो ऑनलाइन है जो डीमैट अकाउंट है उसे आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है. जैसे ये फ्रेमवर्क पूरा होगा तो NSDL की ओर से जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं या तो फिर जो क्लाइंट्स हैं उनको एक SMS के जरिए एक जानकारी वो भी दी जाएगी. तो ओवरऑल देखा जाए जितने भी जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े जो चीजें हैं जिसमें डीमैट अकाउंट सबसे पहले आता है उसको अब आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी की जा रही है. नए ग्राहकों के लिए तो अनिवार्य है ही, और पुराने ग्राहकों के लिए भी एक विंडो रखा गया है जिसके तहत उनको अपना जो आधार कार्ड है वो अपने ब्रोकर के पास सबमिट करना होगा. और अब जब ऑनलाइन फ्रेमवर्क पूरा हो जाएगा तो उसके तहत ऑनलाइन तरीके से भी वो अपना जो आधार कार्ड है उसे डीमैट अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. जी, शुक्रिया संदीप आपका. तो सोर्सेस के थ्रू ये खबर मिल रही है कि आधार जरूरी हो सकता
सकता है शेयर ट्रेडिंग के लिए। कुछ बारीकी यहाँ पर संदीप ने समझाई भी, लेकिन एक बार फिर से लौटेंगे इंडिकेटर एक्शन पर क्विकली। और इंडेक्स को अगर आप देखें निफ्टी को अभी तो 9336 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 29 पॉइंट्स के बढ़त के साथ। इंडेक्स के वो स्टॉक जो मजबूत खुल सकते हैं उसमें विप्रो लीड करते हुए 2.25% का गेन, उसके बाद टीसीएस जहां पर 1.25% का मूव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल का एक स्ट्रॉन्ग मूव है, 0.1% का उछाल के साथ इस स्टॉक की भी ओपनिंग हो सकती है। और मार्केटिंग कंपनीज में स्पेशली हमने कल रिलायंस के नंबर्स के बाद अच्छी वाइब्रेंसी देखी थी और ये सभी शेयर्स आज भी पॉजिटिव के साथ ओपन होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर कैश के वो शेयर्स देखें जहां पर विद वॉल्यूम्स एक स्ट्रॉन्ग सर्ज है आज की ओपनिंग से, पर उसमें देखिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 9% का उछाल 310 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 350 के प्राइस पर बायबैक की अनाउंसमेंट की है। अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ 2 बजे मौजूद रहेगी, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही कुछ और वॉल्यूम बेस्ड शेयर्स देखें जहां पर बैंक, उसमें एक आईडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और उसी की वजह से स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की तैयारी में स्टॉक करीब 6% का उछाल 63 के लेवल्स। बहुत संक्षेप में राकेश आईडीएफसी बैंक पर आपके कमेंट्स। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्री ओपनिंग में देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने नीचे में 59, 58 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ था। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से प्री ओपनिंग में संकेत है, क्लियरली दीपाली 61 रुपीज के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट के संकेत हैं। और इस ब्रेकआउट के शॉर्ट टर्म लक्ष्य, जैसे सेठी जी ने भी शो की शुरुआत में जिक्र किया था, 65, 66 के लेवल्स इंट्राडे में मुझे लगता है देखने को इजीली मिल सकते हैं। एक बार जी लर्न को देख लेते हैं। जी लर्न ने कल काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे, उसके बाद काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला है। 6% ऊपर जी लर्न इस समय प्री ओपन में 49.60 पर। हालांकि ये डिस्क्लोज करना जरूरी है कि एसएल सिमू की कंपनी है। कल नतीजों के बाद आज काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है जी लर्न पर 49.60 का लेवल, लेकिन रुपए ने 10 अगस्त 2015 के बाद का हाईएस्ट लेवल दिखाया है और अब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपना नया लाइफ टाइम हाई बना चुके हैं। सेंसेक्स 30,031 पर रिकॉर्ड लेवल पर खुला है। अपने अब तक का हाईएस्ट लेवल सेंसेक्स ने देखा है, तो सेंसेक्स की ओपनिंग 30,030 पर हुई है और इनफैक्ट 30,045 पर सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड लेवल पर लाइफ टाइम हाई पर सेंसेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। सेम गोस फॉर निफ्टी 9340 का लेवल निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। हमने सुबह बात कही भी थी कि 9350 आज रडार पर रहेगा और निफ्टी ऑलरेडी 9340 पर है। इंटरनेशनल सेटअप अच्छा था और साथ ही दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बीजेपी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है, इसने एक एडिशनल ट्रिगर मार्केट को दिया है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके जो क्लियर इंडिकेशंस हैं, ये एक बहुत बड़ा फिलिप मार्केट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए तो सेंसेक्स अब 30,050 के पार ट्रेड कर रहा है, यानी 100 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पिछले 29 सेशंस में सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट्स कवर किए हैं, यानी जो 29 से 30,000 का फासला है उसे कवर करने में सेंसेक्स को 29 ट्रेडिंग सेशंस लगे हैं। निफ्टी 9325 पर है, इसने 9343 का हाई बनाया है। अब गेनर्स को देखते हैं। विप्रो 1.5% ऊपर है, हिंडाल्को 1%, अदानी पोर्ट, आईओसी, एमएनएम। इनफैक्ट निफ्टी में शुरुआत में जो अच्छी तेजी देखने को मिली थी वो कुछ हद तक टेपर ऑफ हो रही है। एचडीएफसी लिमिटेड है जो कि आधे % ऊपर है, अदानी पोर्ट, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इन पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। देन देयर इज बीपीसीएल, एसबीआई, बॉश, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो नए पीक पर मार्केट खुला है। निफ्टी बैंक 22,100 के करीब जाते हुए, रिलायंस, एक्सिस बैंक, अब ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और बाइंग जो है वो अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड करते हुए। मिड कैप को एक बार देख लेते हैं, मिड कैप इंडेक्स को। मिड कैप इंडेक्स में भी रुझान हमने देखा अच्छा देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स इस समय ऑलमोस्ट आधे % ऊपर 18,130 के लेवल पर। और आईडीएफसी बैंक कल नंबर्स के बाद आज 4.5% ऊपर 62 का लेवल यहां पर है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एम्फेसिस, माइंडट्री, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सो ऑल इन ऑल गुड ओपनिंग और हमारा एस्टिमेट सही था दीपाली, नए हाई पर खुले हैं बाजार। बिल्कुल एक और हिस्टोरिक डे कल की तरह जहां पर लाइफ टाइम हाइस पर तीनों ही इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों ही अच्छी मजबूती। और हमने देखे इंडेक्स के स्टॉक्स तो देखिए जहां पर अच्छा मूव है, लेकिन एक बार कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स आप देख लीजिए। एक तो देखिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को 15% ऊपर अभी शेयर आ चुका है क्योंकि अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग आए हैं और बायबैक की भी अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से की गई है 350 के लेवल्स पर, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टॉक की हुई है। 2 बजे हमारा कॉर्पोरेट अड्डा है खास शो, उसमें मैनेजमेंट मौजूद मिलेगी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही कुछ और मूवर्स को आप देखेंगे जहां पर वॉल्यूम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें एक आरजीज के स्टॉक को देखिए 8.5% ऊपर ये स्टॉक भी खुला
है 34 के लेवल्स पर। स्वराज इंजन्स, कल महिंद्रा चला था, आज स्वराज इंजन्स में एक अच्छा मूव देखा जा रहा है क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं इस कंपनी के। 7.5% का मूव 1782 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कांस्टेंट परफॉर्मर वैसे भी ये शेयर रहा है। एक आप देखिए आज के सेशन में जीलर्न को 4.5% का मूव स्टॉक में भी है, अच्छी मजबूती के साथ इसकी भी ओपनिंग हुई है। अर्निंग्स का यहाँ पर इम्पैक्ट है क्योंकि नंबर्स जो हैं वो काफी स्टेबल रहे हैं। आईडीएफसी बैंक 4.5% ऊपर 6195 के लेवल्स पर, अगेन अर्निंग्स का यहाँ पर असर है। कुछ और वॉल्यूम मूवर्स को देखिए तो आप एक देखिए टीसीआई डेवलपर्स को 11.5% ऊपर ये स्टॉक है। साथ ही कुछ और स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें जहाँ पर विद वॉल्यूम्स अच्छा सा, उसमें टीटागो वैगन, यहाँ भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 131 के लेवल देखे जा रहे हैं और करीब 5% ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड करेगा। एक बार एक्सिस बैंक को देखते हैं और विप्रो को एक बार फिर से, एक के नंबर्स आ चुके हैं और एक के नंबर्स आने बाकी हैं। एक्सिस बैंक कल 3.5-4% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था, अभी 1% ऊपर है 520 के लेवल्स पर। वहीं अगर विप्रो को देखें तो ओपनिंग के बाद अब जो मजबूती है वो और एक्सटेंड हुई है, 3.5% के गेन्स के साथ विप्रो 512 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। पूरे ही अगर आईटी स्पेस को देखें एक बार कि बाकी शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप आईटी में हमने अर्निंग्स फिर भी अच्छे देखे हैं। विप्रो, हेक्सावेयर, माइंडट्री, मास्टेक, ये स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस इनकी अर्निंग वाइज देखी गई है। टीसीएस भी हालांकि 0.5% ऊपर है, विप्रो में 3.5% का मूव। इन्फोसिस भी पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। एक्सेटेक में वही रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा बैंक नहीं है लेकिन एटलीस्ट हर निशान अभी मेंटेन है। इस बीच एक बार रुपए को देखते हैं क्योंकि रुपए ने 64 का लेवल भी ब्रीच किया है। 63.97 पर रुपया इस समय ट्रेड कर रहा है। 63.97 का लेवल रुपए पर, यानी ऑलमोस्ट 0.5% का सर्ज रुपए पर देखने को मिला है। 63.97 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला है। जो दूसरा एक की टेक अवे है वो ये है कि बीएसई के सेक्टोरल इंडाइसेस को अगर आप देखेंगे तो 19 में से 9 इंडाइसेस ऐसे हैं जो इस समय ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 19 में से 9 इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए और रुपया 63.97 पर इस समय ट्रेड करते हुए। आई डोंट थिंक अ बेटर ओपनिंग वाज एक्सपेक्टेड। समित क्या कहेंगे? डेफिनेटली लास्ट 2 दिन से जो सर्ज आई है उसने क्लियरली इंडिकेट किया है कि 9050 9100 के बहुत जल्दी जाने के इसमें नहीं है निफ्टी, और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट से हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी जो ऑफ लेट काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा था, बट उसमें भी वापस बाइंग हमने देखनी चालू की। सो क्लियरली मार्केट इज हेडिंग फॉर मच हायर लेवल्स, और जो 9500 9600 के लेवल्स आने वाले कुछ वीक्स में दिख सकते हैं। सभी शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। हरी, आपको कैसी लगी ये ओपनिंग और